हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज की क्लास हमारी नोट सेट एमसीक्यू सीरीज़ की रहेगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। नोट सेट सीरीज की लास्ट क्लास में मैंने आप सबसे पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत ही अच्छे और राइट आंसर्स हैं। तो उसका आंसर जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड, सब जानते हैं, नॉर्मली इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस लास्ट क्लास वाले जो क्वेश्चन है उसका क्या था, राइट आंसर था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। क्या है, फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली जो नर्स है वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है, देखिए। रैपिड ऑनसेट ऑफ डिस्निया, सबस्टर्नल ऑपरेसिव चेस्ट पेन, डिलीरियम, एप्रीहेंशन, टेकिकार्डिया एंड हिमेप्टाइसिस आर डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ विच डिजीज। कि ऊपर जो सिम्टम्स दिए गए वो कौन से डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट वन सिम्टम दिया गया है हमें, देखिएगा। और रैपिड ऑनसेट ऑफ डिस्निया, रैपिड ऑनसेट ऑफ मतलब सडन, ठीक है, और तेजी से, बहुत जल्दी से डिस्निया की प्रॉब्लम हुई है। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को ब्रीथिंग की डिफिकल्टी नहीं है। सब स्टर्नल ऑपरेसिव चेस्ट पेन, सब स्टर्नल मतलब बिलो द स्टर्नम, बिलो द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे की तरफ पेन है। डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब है एक ड्रीमी सी स्टेट या फिर एक डिसोरिएंटेड हो गया हमारा पेशेंट, को क्या हो चुका है, डिसोरिएंटेड। एप्रीहेंशन मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उसको। टेकिकार्डिया मतलब 100 से ज़्यादा उसकी क्या आ रही है, पल्स रेट आ रही है। हिमेप्टाइसिस, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देखने को मिली है, क्या है, हिमेप्टाइसिस। हिमेप्टाइसिस का मतलब है ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स कौन से डिसऑर्डर के हैं, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सेकंड ऑप्शन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और थर्ड ऑप्शन है प्लूरल इफ्यूजन, और फोर्थ वन ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो चलते हैं हम एक एक ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर है और कौन से इसके रॉन्ग आंसर है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो स्टूडेंट्स, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साइन एंड सिम्टम्स में आप देखते होंगे, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन। ठीक है, यहां पर पेशेंट को चेस्ट पेन तो है, लेकिन कहां पर है, सब स्टर्नल। सब स्टर्नल का मतलब है स्टर्नम के नीचे की तरफ है, स्टर्नम के नीचे की तरफ है। सीवियर चेस्ट पेन होता है, और ये पेन क्या होता है, रेडिएट इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर रेडिएट होता है और लेफ्ट साइड के अंदर होता है। सब स्टर्नल तो क्या हो गया, मिड लाइन के पास हो गया। ठीक है, सब स्टर्नल का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी स्टर्नम है और ये हमारा रिब्स केस बना देते हैं हम। ठीक है, सब स्टर्नल का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर पेशेंट को क्या है, पेन है। और चेस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर अगर आप पेन देखोगे तो इस एरिया के अंदर पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है इस एरिया के अंदर, और धीरे धीरे वो पेन है वो क्या होता है, रेडिएट होता रहता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। ठीक है, डिलीरियम, ऑप्रीहेंशन, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया रहता है लेकिन हिमेप्टाइसिस प्रेजेंट नहीं होता है। किसके अंदर, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर हिमेप्टाइसिस वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो एलिमिनेट कर दिया हमने। दूसरा देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। तो स्टूडेंट, प्लूरल इफ्यूजन की अगर आप बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है। प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो पेराइटल और जो विसरल लेयर है, लंग्स की जो पेराइटल और जो विसरल लेयर है उनके बीच में क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। वहां पर नॉर्मल पेराइटल फ्लूइड तो प्रेजेंट होता है,
बट वहाँ पर क्या होता है, अगर एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। अब ये जो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है स्टूडेंट, ये प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या है, ग्रेजुअली ग्रो करेगी, ग्रेजुअली, ठीक है, मतलब ऑनसेट इसकी जो होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, स्लो ऑनसेट। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के अंदर पूरा पानी भर गया हो वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो चुका हो, अराउंड 30 to 30 ml, 30 to 50 ml यहाँ पर नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर 200 ml और 100 ml और मोर अगर फ्लूइड वहाँ पे अगर आपको मिल रहा है, तो वो कंडीशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। तो ये जो प्लूरल इफ्यूजन बनेगा स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, ग्रेजुअली ऑनसेट करेगा, धीरे 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 बढ़ता रहेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। और इसके जो सिम्टम्स है वो भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रैपिड ऑनसेट होगी, रैपिड ऑनसेट इसमें नहीं होगी। तो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स दिए गए वो सारे क्या है, अग्रेसिव सिम्टम्स हैं। अग्रेसिव सिम्टम्स का मतलब है वो अचानक से डेवलप हुए हैं पेशेंट के अंदर। तो प्लूरल इफ्यूजन के अंदर पेशेंट के अंदर इतना रैपिड ऑनसेट नहीं होता है, ग्रेजुअली वहाँ पर क्या होगा, ग्रेजुअली वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी साइन एंड सिम्टम्स है धीरे धीरे क्या होता है, प्लूरल ये जो फ्लूइड है यहाँ पर जो फ्लूइड और एक्यूमुलेट हो रहा है, वो फ्लूइड क्या है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को ग्रेजुअली धीरे 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 सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बढ़ने पे पेशेंट को क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, डिलीरियम, और ये बहुत लेट स्टेज होती है, इतना स्पीड अप नहीं होता है इसके अंदर। तो ये प्लूरल इफ्यूजन भी क्या है, इसका ऑप्शन नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन भी क्या है, नहीं है, ये भी एक रॉन्ग है। नेक्स्ट वन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की अगर स्टूडेंट्स अगर आप बात करो, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की अगर आप बात करो, तो आप एक सिम्टम्स यहाँ पे दिया गया है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का जो सिम्टम्स है उसमें जो ऊपर ट्यूशन है उसमें एक सिम्टम्स दिया गया है, हिमेप्टाइसिस, ठीक है। अगर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हिमेप्टाइसिस कैसे होगा, हिमेप्टाइसिस मतलब जो स्पुटम है वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है सॉरी। नॉर्मली हम मानते हैं कि जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है वही तो क्या है, स्पुटम के थ्रू, स्पुटम के रूप में बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां पर आपको कैसे हिमेप्टाइसिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक तो ये सिम्टम्स है जो हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। दूसरा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इमीडिएटली आपको डिलीरियम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डिलीरियम आने के लिए कम से कम भी 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। डिलीरियम का मतलब है कि सीएनएस ने अचानक से, सीएनएस की जो ब्लड सप्लाई है वो इमीडिएटली स्टॉप हो चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, अनॉक्सिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अनॉक्सिक रेस्पिरेशन होने की वजह से वहाँ पर आप स्टूडेंट देखोगे कि वहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर पेशेंट है वो डिसओरिएंटेड होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक तो डिलीरियम इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर चेस्ट पेन है वो काफ़ी एग्रेसिव होगा, डेफिनेटली एग्रेसिव पेन होगा, टेकिकार्डिया मिलेगा, लेकिन हिमेप्टाइसिस वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा है, ठीक है, और वो क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इसका क्या है, राइट आंसर। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो ऊपर साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं स्टूडेंट, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं, वो सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है स्टूडेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का स्टूडेंट मतलब होता है कि कोई एम्बोलाई, एम्बोलाई, एम्बोलाई हो सकता है मूविंग क्लॉट, मूविंग क्लॉट हो सकता है, या फिर एयर बबल, ठीक है। ये क्या हो सकता है, क्लॉट का काम या एम्बोलाई का काम करेंगे, और ये जाकर के क्या करने हैं, पल्मोनरी आर्टरीज को, पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक कर दी जाएगी, ब्लॉक बाय एम्बोलाई। एम्बोलाई के द्वारा अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक कर दी जाती है तो, और उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, लंग्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, इम्पेयर्ड हो जाती है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला
जाता है। और इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट के अंदर रैपिड ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन होगा, पेशेंट के अंदर हेमेप्टाइसिस भी प्रेजेंट होगा, टेकिकार्डिया भी होगा, एप्रीहेंशन भी होगा, डिलीरियम भी होता है। तो ये है पहले कि हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एमसीक्यू रिपीट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। और बहुत बार ये वेरियस जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उनके अंदर ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और आई होप मैंने इन सारे जो भी ऑप्शन थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके एलिमिनेट किया है, और जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट आंसर है उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे ये पूछा है कि व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन, कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है। कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि भाई नॉर्मली क्या होता है, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कंसीव नहीं कर पाना। ठीक है, जो मैंने अभी बोला है वही इसका राइट आंसर भी आप देख सकते हो, ऑप्शंस के अंदर भी है कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग है कि भाई कंसीव नहीं कर पाना। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है फेलियर टू कंसीव, फेलियर टू कंसीव, फेलियर टू कंसीव। अब इनफर्टिलिटी है उसको क्या किया गया है, दो भागों में, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राइमरी की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो प्राइमरी का मतलब है कि डज नॉट कंसीव, डज नॉट कंसीव, कि अभी तक जो भी फीमेल है उसने कंसीव नहीं किया है, एक बार भी कंसीव नहीं किया है, वो कहलाता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है फर्स्ट टाइम कंसीव बट डू नॉट कंसीव, डू नॉट कंसीव सेकेंड टाइम, कि फीमेल ने एक बार कंसीव कर लिया, बच्चा डिलीवर कर दिया। ठीक है, लेकिन दूसरी बार दूसरे बच्चे के लिए जब वो लोग गए फैमिली प्लानिंग में, दूसरे बच्चे के लिए जब गए तो उन्होंने फीमेल ने दोबारा से कंसीव नहीं किया, वो कहलाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर है कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, फेलियर टू कंसीव, कि अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस का सा क्वेश्चन आया है ये, फेलियर टू कंसीव मीनिंग इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है यूटेराइन फाइब्रोइड्स। तो स्टूडेंट्स यूटेराइन फाइब्रोइड्स की अगर आप बात करोगे तो यूटेराइन फाइब्रोइड्स के ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ यूट्रस, बिनाइन, बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस के। प्रेगनेंसी एट 8 वीक, प्रेगनेंसी अगर 8 वीक की हो गई तो इसको इनफर्टिलिटी कैसे कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी का मीनिंग तो यही है कि कंसीव किया कि नहीं किया, कंसीव कर लिया तो इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी है ही नहीं ना, प्रेगनेंसी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कंसीव्ड, कंसीव्ड मतलब बच्चा कंसीव कर रखा है। तो ये है इसका राइट आंसर कि इनफर्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, फेलियर टू कंसीव। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी से है कि इन विच पेशेंट मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन से पेशेंट है जिनके अंदर मिथाइल एर्गोमेट्रिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन सी डिजीज के अंदर मिथाइल एर्गोमेट्रिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्या होती है। मिथाइल एर्गोमेट्रिन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये क्या करती हैं, यूट्रस को क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये मेडिसिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होती है। और ये जो मिथाइल एर्गोमेट्रिन है वो लेबर की सेकेंड स्टेज में, लेबर की सेकेंड स्टेज में, लेबर की जब बच्चा डिलीवर हो रहा है उसमें सेकेंड स्टेज में, आफ्टर द, आफ्टर द, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर, शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद
ये मेडिसिन है वो फीमेल को क्या की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, लेबर की सेकंड स्टेज के अंदर क्या किया जाता है, जब बच्चे के शोल्डर की नॉर्मली सिपेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हेड बाहर आता है, उसके बाद शोल्डर बाहर आता है। तो शोल्डर बाहर आने के बाद पेशेंट को, जो भी इंडिविजुअल मदर है, उस मदर को मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो दिया जाता है ताकि उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो। तो जो ब्लड लॉस है, टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस, प्रिवेंट द ब्लड लॉस, तो जो ब्लड का लॉस हो रहा है उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो ये होती है मिथाइल एर्गोमेट्रिन्स। क्या होती हैं ये, क्या करती हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। मतलब ये ऑक्सीटोसिस होती है। ऑक्सीटोसिस मतलब ये ऑक्सीटोसिन के जैसे काम करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं यूट्रस के अंदर। तो अब हमें ये देखना है कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो कौन से पेशेंट के अंदर हमें नहीं देनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मिथाइल एर्गोमेट्रिन जब भी पेशेंट के अंदर दी जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ये क्या कोज करती हैं, इनका एक साइड इफेक्ट मान लो, या फिर एक इनका एक अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये क्या कोज करती है, कोरोनरी आर्टरी वेजो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म और कोरोनरी वेजोस्पाज्म, ये क्या करती हैं, कोज करती हैं। और कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होती हैं। कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो अगर ये स्पाज्म कोज करती हैं तो वहां पर क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक के आने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें कभी भी पेशेंट को क्या एडमिशन नहीं करनी है, मिथाइल एर्गोमेट्रिन की। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पेशेंट कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें कभी भी पेशेंट को मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो एडमिनिस्टर्ड नहीं करनी है। जब भी आप पेशेंट को लेबर के लिए या डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ के ये देखो कि पेशेंट को कोई कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर कार्डियक डिसऑर्डर है तो आपको मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो बिल्कुल भी एडमिनिस्टर नहीं करनी है। और अगर कार्डियक डिसऑर्डर नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर आप पेशेंट को मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो दे सकते हो। और कब दी जाती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में दी जाती है, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद में दी जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हार्ट डिजीज। तो हार्ट डिजीज का अगर हमारी जो मदर है उसको अगर हार्ट डिजीज है तो उस सिचुएशन के अंदर हम कभी भी पेशेंट जो मदर है उसको मिथाइल एर्गोमेट्रिन वो एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। बाकी जो भी ऑप्शंस बचे हुए हैं, लंग्स डिजीज है, लीवर डिजीज है और किडनी डिसऑर्डर्स है, इनके अंदर हम पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। बट अगर अगर बहुत सीवियरिटी रहे, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी रहे, तो लीवर और किडनी डिसऑर्डर के अंदर हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्टर विथ प्रिकॉशन, एडमिनिस्टर विथ प्रिकॉशन। एडमिनिस्टर विथ प्रिकॉशन क्यों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मेकोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है, फार्मेकोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी में सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो दो ही ऑर्गन होते हैं, लीवर और किडनी। लीवर और किडनी इसलिए होते हैं फार्मेकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि लीवर मैक्सिमम ड्रग्स का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो अगर लीवर बीमार है तो वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। किडनी, अगर किडनी बीमार है, किडनी की डिसऑर्डर है, कोई भी क्रोनिक किडनी का डिसऑर्डर है, तो सिचुएशन के अंदर क्या नहीं होगा, किडनी उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी। प्रॉपर तरीके से अगर एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी स्टूडेंट्स, तो वहां पर ड्रग का जो लेवल है, सीरम लेवल है, वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस है। तो अगर पेशेंट को किडनी डिसऑर्डर और लीवर डिसऑर्डर है तो उस बहुत सीवियर डिसऑर्डर है, तो उस केस के अंदर हमें मेडिसिन है वो बहुत प्रिकॉशंस के साथ क्या करनी होती है, एडमिनिस्टर करनी होती है। ठीक है, तो ये था कि मिथाइल एर्गोमेट्रिन हमें कार्डियक डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेप स्मेयर इज डन टू डिटेक्ट विच डिजीज, कि कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए पेप स्मेयर किया जाता है। पेप स्मेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेप स्मेयर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक साइटोलॉजिकल टेस्ट है। साइटोलॉजिकल, ये क्या है, एक साइटोलॉजिकल टेस्ट है।
साइटोलॉजिकल टेस्ट है, साइटोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो साइटोलॉजिकल टेस्ट इस पेपिस्मेर में क्या किया जाता है, सर्वाइकल वेजाइना के थ्रू जाकर के सर्विक्स के अंदर से जो म्यूकस प्लग्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस के जो प्लग्स होते हैं, म्यूकस प्लग्स हैं, उनको क्या किया जाता है, स्वाब पे लिया जाता है, ठीक है, उनको स्वाब पे लेकर के उनको साइटोलॉजी के लिए उनको क्या किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाता है और उनके अंदर देखा जाता है कि कोई कैंसरियस सेल्स का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पेपिस्मेर है, नॉर्मली ये क्या किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए इसका क्या किया जाता है, पेपिस्मेर है वो नॉर्मली सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो मेनोपॉजल, नियर अबाउट टू मेनोपॉज है, ठीक है, और मेनोपॉजल वुमेन्स हैं, ठीक है, और नल्ली पैरा मेनोपॉजल वुमेन्स और नल्ली पैरा वुमेन्स के अंदर इस टेस्ट को मोस्ट कॉमनली इसको परफॉर्म किया जाता है, ताकि उनके अंदर ये देखा जाता है कि कोई कैंसरियस सेल्स के डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर के कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है, ठीक है। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यूटेराइन प्रोलैप्स, अगर यूटेराइन प्रोलैप्स है तो उसके लिए सर्वाइकल टेस्ट नहीं किया, पेपिस्मेर है वो टेस्ट नहीं किया जाएगा। यूटेराइन प्रोलैप्स के लिए डायरेक्टली आप फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और सोनोग्राफी के थ्रू भी आप देख सकते हो, तो ये पेपिस्मेर के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक टर्म होती है प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है जो भी जो पेल्विक केविटी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका प्रोलैप्स हो जाना, वो क्या कहलाता है, प्रोसीडेंसिया, ठीक है। तो यूटेराइन प्रोलैप्स है वो भी आपके प्रोसीडेंसिया के अंदर ही आता है। दूसरा है यूटेराइन फाइब्रोइड, मैंने अभी बताया कि यूटेराइन फाइब्रोइड्स क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर मोस्ट कॉमनली होते हैं, जिनका जिनका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाती है। नेक्स्ट वन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर स्टूडेंट टेस्ट किया जाता है BRCA फर्स्ट, ये एक टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर, याद रखिएगा BRCA फर्स्ट टेस्ट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन, पेपिस्मेर वो सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आर इंडिकेटिव फीचर ऑफ विच डिजीज, की कौन सी डिजीज के अंदर क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन की अगर स्टूडेंट्स आप बात करो तो क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल होता है 0.7 से लेकर के 1.3 mg/dl, ये होता है इसका नॉर्मल लेवल। और अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो ये होता है 7 to लेके 20 mg/dl, ये दोनों इसके क्या है, नॉर्मल लेवल है। क्रिएटिनिन 0.7 से या 0.6 से लेकर के 1.3 mg/dl होता है, और आपका जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो मोस्ट कॉमनली 7 से लेकर के 20 mg/dl तक प्रेजेंट होता है, ये इसके नॉर्मल लेवल है, ठीक है। जैसा कि आप इक्वेशन के अंदर जो हमारा MCQ उसके अंदर आप देख रहे हो कि क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दो ही टेस्ट दिए गए हैं या दो ही इंडिकेशन दिए गए हैं, तो ये जो दोनों इंडिकेशन है वो क्या दिखा रहे हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू है किडनी, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है वो किडनी से रिलेटेड है। फर्स्ट वन डायबिटीज मेलाइटस, नहीं, ठीक है, ये तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया या एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया। क्रॉनिक रीनल फेलियर, यही इसका क्या है, राइट आंसर है, तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर पेशेंट के अंदर एलिवेटेड सीरम और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन है एनीमिया के अंदर क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होता है। और फोर्थ वन ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी इस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर इज द डिजीज इन विच एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इज प्रेजेंट, की जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हमें जो इंक्रीज मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा, शुगर, ब्लड शुगर लेवल,
ब्लड शुगर, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। एनीमिया के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एनीमिया के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, आरबीसी लेवल, हीमोग्लोबिन, एनीमिया। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर 11 mg पर डीएल से कम ब्लड है, अगर 11 mg पर डीएल से कम ब्लड है तो वो कंसीडर होता है आपका एनीमिया के अंदर। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा एमसीक्यू आपका क्लियर हो चुका है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कब एनीमिया कंसिडर किया जाता है, या कितने हीमोग्लोबिन कितने ग्राम से कम होगा, ठीक है, कब किया कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और ये ग्राम होगा, ठीक है, 11 ग्राम पर डीएल। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हीमोग्लोबिन वो कम हो रहा है, आरबीसी कम हो रही है, और कितना कम होगा डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो स्टूडेंट्स वो कंसिडर होगा एनीमिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। नेक्स्ट वन है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो यूरोपैथी की अगर आप बात करो तो देखना, ये हो गई हमारी रीनल सिस्टम, किडनी, किडनी से यूरेटर निकलते हैं, किडनी से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहे हैं, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकल गए। ये यूरेटर जाएंगे अब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, ठीक है, अब जाएंगे ये एक यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इनकी ओपनिंग हो जाएगी, ये ओपनिंग हो गई इनकी, ठीक है, यहाँ पर इनकी ओपनिंग हो गई है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से एक यूरिथ्रा निकलती है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक यूरिथ्रा निकलेगी, और वो यूरिथ्रा आ जाएगी बाहर, यहाँ से आपका यूरिन एक्सक्रिएट हो जाता है। तो यूरोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें, यूरोपैथी के अंदर हम बात करें तो ठीक है, ये क्या है अपना किडनी, यूरेटर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बन गया अपना एक डायग्राम बन गया, और इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि यहाँ से जो लेवल में आपको ये रेड मार्क किया है मैंने, वहाँ से लेकर के जो नीचे यहाँ तक का जो लेवल है वो सारा यूरोलॉजी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो किडनी के लिए जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो यहाँ से यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा, इनके लिए जो स्पेशलाइज, इनकी जो प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उन डॉक्टर्स को बोला जाता है यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर मेल की यूरिथ्रा की बात करें तो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर हम क्या कर देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा देंगे, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कौन डील करता है, वो भी एंडोक्राइन के साथ साथ कौन डील करते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी डील करते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि यूरोपैथी क्या होती है। यूरोपैथी का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर यूरिन का जो फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो का पाथवे, यूरिन फ्लो का जो पाथवे मतलब किडनी में यूरिन बना, और वो यूरिन क्या करेगा, किडनी में क्या बना, यूरिन बन गया, किडनी में यूरिन बन गया तो वो यूरेटर के थ्रू आएगा यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, वो आएगा आपका यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लेडर के थ्रू वो आएगा बाहर, एक्सक्रिएट आउट होता है, ठीक है। तो यूरिन फ्लो के पाथवे के अंदर अगर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, अब वो चाहे सिस्ट हो सकता है, चाहे वो कोई ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, चाहे वो इंजरी हो सकती है, या कोई स्टिंचर या स्टिनोसिस हो सकता है, ये अगर कॉजेज हैं, ठीक है, मतलब यूरिन फ्लो के पाथवे के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है,
आपकी वो कंडीशन कहलाती है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहलाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डायग्राम के थ्रू। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि कौन से केस के अंदर सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एलिवेटेड मिलते हैं, तो वो उसका आंसर था हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर। बाकी मैंने आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पूरा बता दिया है कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखोगे क्रोनिक डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक डायरिया इज ए कॉमन फीचर्स इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ विच डिजीज, कि कौन सी डिजीज है जिसके अंदर बच्चों के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया पाया जाता है। तो क्रोनिक डायरिया कौन से बच्चों के अंदर या कौन सी डिजीज है जो बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा होती है और जो बच्चों के अंदर क्या कोज करती है, डायरिया कोज करती है। ठीक है, तो क्रोनिक डायरिया कौन सी डिजीज के अंदर होता है बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। तो फर्स्ट वन ऑप्शन है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि डायरिया हो सकता है, बट फूड पॉइजनिंग की फूड पॉइजनिंग इसको हम बोल सकते हैं इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमने बना ली अब तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर आपको क्रोनिक डायरिया नहीं मिलेगा। यहाँ पर मे भी चांसेस है कि आपको अक्यूट डायरिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिले, बट यहाँ पर आपको क्रोनिक डायरिया है वो नहीं मिलेगा। क्रोनिक डायरिया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। और इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर के केस के अंदर कभी भी आपको डायरिया इतना जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इंडाइजेशन हो सकता है, लीवर के एंजाइम सब्सेंट हो सकते हैं, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रोनिक डायरिया बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस की वजह से क्रोनिक डायरिया कोज नहीं होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमने कर दिए एलिमिनेट। नेक्स्ट वन अपना है गैस्ट्राइटिस। तो स्टूडेंट्स गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक का इन्फ्लामेशन, और स्टोमक का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस। तो हमें तो एक ऐसी डिसीज का यूज करना है या ऐसी डिजीज है या ऐसे ऑप्शन का सिलेक्शन करना है जिसके अंदर क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर क्रोनिक डायरिया हो। तो गैस्ट्राइटिस के अंदर पेशेंट को लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरिया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऑप्शन बच रहा है इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम। और स्टूडेंट्स ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि क्या है, इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम। इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि बच्चों के अंदर क्या होता है, क्रोनिक डायरिया होता है। और इसी क्रोनिक डायरिया की वजह से बच्चों के अंदर होता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन है वो समझ में आया हो कि क्रोनिक डायरिया कौन सी डिजीज कोज करती है, इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज है, इन्फ्लामेटरी बावल सिंड्रोम। इसमें दो डिजीज आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक आती है कौन सी डिजीज, ठीक है, एक आती है कॉन्स डिजीज। ठीक है, तो ये है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जिनकी वजह से बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली डायरिया है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीग्रेविडा मदर फील फर्स्ट फीटल मूवमेंट क्विकनिक एट हाउ मेनी वीक ऑफ जेस्टेशन। सीधा सीधा यहाँ पे घुमाने के लिए दिया गया मल्टीग्रेविडा का नाम, सीधा सीधा एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि क्विकनिंग कब फील होती है। तो स्टूडेंट जैसा कि बताया गया है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील्ड बाय मदर। अगर मदर पहली बार बच्चे के मूवमेंट्स को फील करती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्विकनिंग। यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू और क्लियर हो गया कि क्विकनिंग क्या होती है। ठीक है, क्विकनिंग की बात करेंगे तो क्विकनिंग क्या होती है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट
movement that is felt by mother। अगर मदर है, जो बच्चे के फीटल मूवमेंट्स होते हैं, जो भी फीटल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन फीटल मूवमेंट को जब पहली बार महसूस करती है, फील करती है, तो वो क्या कहलाता है? क्विकनिंग कहलाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो क्विकनिंग्स है वो कब अकर होती है? ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो क्विकनिंग्स हैं वो अकर होती हैं आपकी 16 टू 20 वीक्स के अंदर, 16 टू 20 वीक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 16 वीक, 16 वीक। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है? राइट आंसर है कि 16 वीक के ऊपर पहली बार मदर को बच्चे के मूवमेंट्स हैं या फीटस के जो मूवमेंट्स हैं वो फील होते हैं। 20 वीक तक भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे 16 नहीं होता तो हम इसको 20 वीक भी कर सकते थे। 24 वीक है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 12 वीक ये बहुत ही कम है, जो कि बच्चे की यहाँ तक तो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीटस बनता है। ठीक है, आगे फिर उसकी जो मैच्योरेशन स्टेज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो मैच्योरेशन होने शुरू हो जाता है बच्चे का, ठीक है, 12 वीक के बाद कंप्लीट प्रेगनेंसी यहाँ पे मानी जाती है कि 12 वीक के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट चलता है। तो यहाँ पर है कि 12 वीक तो बहुत ही कम है, 24 बहुत ज़्यादा हो गए, और इन दोनों के अंदर है तो इन दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो हम 16 को ही राइट आंसर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना क्वेश्चन ऑब्स्टेटिक्स से, नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज हाउ मैनी केजी? की प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी, सीधा एक ही क्वेश्चन जो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है कि नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल वेट गेन कितना होता है? मोस्ट कॉमन है, ठीक है, कौन कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नॉर्मली बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, वेरी मोस्ट एमसीक्यू, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल वेट गेन पूरी प्रेगनेंसी के अंदर एक फीमेल के अंदर कितना वेट गेन होता है? तो नॉर्मल जो वेट गेन होता है स्टूडेंट्स वो होता है, ठीक है, वो होता है 11 kg। 11 kg इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन की 11 kg का जो वेट गेन होता है पूरी प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली जो होता है 10 to 11 kg का जो वेट गेन होता है नॉर्मली 10 से 11 किलो वेट गेन होता है। और इस वेट गेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड उसका भी वेट होता है, बेबी का भी वेट होता है, ठीक है। उसके अलावा आप बात करो तो ग्रेविड यूट्रस है, और बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर चेंजेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेज होता है वो होता है वेस्कुलर वॉल्यूम के अंदर। फीमेल के अंदर जो बॉडी का जो फ्लूइड है, प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड है, उनके अंदर जो चेंजेज होते हैं उनका होता है, ठीक है। तो फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड वेसल्स, ब्लड और फ्लूइड, इनके अंदर क्या होता है, चेंजेज होता है, इनका वेट आ जाता है। साथ के साथ जो ग्रोथ हुई है ब्रेस्ट वगैरह की ग्रोथ हुई है, फैट डिपोजिशन हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके पूरा जो टोटल प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है वो कर देते हैं, ये 11 kg का वेट गेन करवा देते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख सकते हो आप प्लासेंटा का भी वजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पूरी प्रेगनेंसी के अंदर, हाँ, वेट गेन है वो करवाती हैं, ठीक है। और ये 8 kg अगर पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन हो रहा है तो ये तो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। इसका मतलब IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के साइन एंड सिम्टम्स है। पूरी प्रेगनेंसी के अंदर अगर वेट गेन कम है तो वो क्या है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मदर को ओलिगो हाइड्रोमिनियोज हो सकता है, ठीक है। 16 kg और 14 kg ये ज़्यादा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन कितना होता है, 11 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है
कि ड्रग दैट कॉज एक्सपल्शन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो गैस है जब जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो गैस को बाहर निकालने वाली जो ड्रग्स होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? एक्सपल्शन ऑफ गैस, कौन सी ड्रग्स कहाँ से इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्सपल्शन ऑफ गैस को, गैस का एक्सपल्शन करने वाली जो ड्रग्स हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट वन ऑप्शन आता है अपना एस्ट्रिंजेंट। अपन देखते हैं एक एक ऑप्शन। एस्ट्रिंजेंट वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंटेस्टाइन के अंदर क्या कोज करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कोज करती हैं, कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इमेटिक्स, ये इमेटिक्स जब आपको पता है कि इमेटिक्स और एंटीमेटिक्स, एंटीमेटिक्स जो उल्टी रोकती हैं, वोमिटिंग को रोकती हैं, और एमेटिक्स क्या होती है जो इंड्यूस द वोमिटिंग, इंड्यूस वोमिटिंग, इंड्यूस द वोमिटिंग। मेरा एक सवाल है आपसे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इमेटिक्स ड्रग्स का यूज कब किया जाता है? व्हेन वी यूज emetic drug in when we use emetic drugs in clinical practice। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इमेटिक ड्रग्स का यूज कब किया जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट वन है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो एमिटिक्स भी हमारा नहीं है, एस्ट्रिंजेंट भी नहीं है, कैथार्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोबिलिटी। इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को क्या कर देती हैं, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ये क्या कर देती है, ये ड्रग्स क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स है वो बढ़ जाते हैं, तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा वो कि भी भाई इसका राइट आंसर होगा क्रेमिनेटिव। क्रेमिनेटिव जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सपल्शन ऑफ गैस, वो क्या कर खोज करती हैं, एक्सपल्शन ऑफ गैस। एक्सपल्शन ऑफ गैस का एक्सपल्शन ऑफ गैस करने के लिए, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो गैस है उसको बाहर निकालने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जाती है उनको बोला जाता है क्रेमिनेटिव ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट बाय द नर्स मैनेजर इज कॉल्ड, कि एक नर्स मैनेजर है वो क्या कर रही है, आउटपुट अपने जो भी कलीग्स हैं अपने काम के थ्रू अपनी टीम से वो मोस्ट आउटपुट्स है, वो बहुत ही अच्छे आउटपुट्स निकाल पा रही है, लीस्ट इनपुट और बहुत ही कम इनपुट डाल करके बहुत अच्छे आउटपुट्स हैं वो निकाल पा रही है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है, इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब तो होता है किसी चीज़ को इक्वल समझना, बराबर समझना। ठीक है, तो वो इक्विलिटी तो नहीं कहला सकता। इक्विलिटी में तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट हो रहा है, ऐसा ही नहीं है। यहाँ पे जो इनपुट है वो लेस है और आउटपुट क्या है, मोर है। ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है। ठीक है, इफिशियंसी कितना इफेक्टिव है। ठीक है, इट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, अगर कितना इफेक्टिव जो काम किया गया है नर्स मैनेजर के द्वारा वो कितना इफेक्टिव है, वो इसकी एफिशिएंसी है। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का मतलब तो होता है स्टूडेंट्स, एनकरेजमेंट का मतलब होता है कि किसी जो अपने टीम लीडर्स को क्या करना, एनकरेज करना। और एनकरेज करने के लिए जो नर्स मैनेजर उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनपुट डालने पड़ेंगे तब जा कर के आउटपुट बाहर आता है। लेकिन अगर कम इनपुट में बहुत मैक्सिमम आउटपुट्स निकालना है तो उसके लिए जो जो कम आउटपुट में जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रही है नर्स मैनेजर, उसे क्या कहा जाएगा, उसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस वो क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो इफेक्टिवनेस इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कि जो नर्स मैनेजर है वो क्या कर रही है, अपने टीम और अपने काम के अंदर लेस इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे रही है, तो वो क्या कहलाता है, उस नर्स मैनेजर की इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए
इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 12 मई 1910, 12 मई 1720, 12 मई 1820 और 12 मई 1620। ये सारे के आप लोगों के लिए ऑप्शन है और ये सवाल आप लोगों के लिए। प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नोटसेट एमसीक्यू सीरीज आपकी तैयारी, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो तैयारी है, नोटसेट की जो तैयारी है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।